नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आज के दिन एक ही गीत याद आ रहा है, जाने कहाँ गए वो दिन। जी हाँ, जब एक तरफ लगातार हर महीने शेयर में 20% 30% के रिटर्न मिलने लगे थे, पीएसयू शेयरों में चांदी हो रही थी और ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो विश्लेषकों को समझते थे कि उनके पास जानकारी नहीं है, उन्होंने जिस पर शेयर पे हाथ रख दिया वो तो चलने ही चलने हैं। लेकिन अब का बाज़ार ऐसा रहा नहीं, क्योंकि बाज़ार में हर दिन किसी न किसी कारण की वजह से दबाव आ जाता है। जब जब रिकवरी आती है, ऊपर से नीचे आने के बहुत सारे कारण मिल जाते हैं। आज भी बाज़ार जो है 25,027 पे खुला, 2529 का आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला। लेकिन जिस तरह के बजाज ऑटो के नतीजे निकल करके आए, उसने मूड ख़राब कर दिया बाज़ार का और उसकी वजह से हमने पूरे बाज़ार में आज दबाव देखने को मिल रहा है। 1908 शेयर ऐसे हैं इस समय एनएससी पर जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। महज 700 शेयरों में 715 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो के नतीजों से ऐसा सेंटिमेंट क्यों बिगड़ा? दरअसल त्योहारी सीज़न को लेकर के जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये संदेश बाज़ार में गया कि बाज़ार में अभी भी अर्थव्यवस्था को लेकर के जो डिमांड आनी चाहिए थी उस तरह की मांग बाज़ार में है नहीं। जो कि उम्मीद की जा रही थी कि धीरे धीरे करके रूरल डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन टू व्हीलर की बिक्री अगर उम्मीद से ख़राब हो रही है, इसका मतलब अभी भी अर्थव्यवस्था को लेकर के सवाल है। तो ये स्थिति रही है बाज़ार के अंदर, सेंटिमेंट ख़राब देखने को मिल रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या आज की ये गिरावट बाज़ार को और नीचे तक ले जाके जाएगी, क्योंकि 24,800 के नीचे आ चुका है निफ्टी। इस पर बातचीत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान संतोष जी से। संतोष जी, कैसे पढ़ पा रहे हैं बाज़ार को? 24,800 के नीचे निफ्टी है और क्या ये दबाव थोड़ा और गहरा सकता है? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और देखिए, काफ़ी दिनों से जो मार्केट एक बुल ट्रेंड में था, अभी भी है बुल ट्रेंड में, लेकिन एक इंटरमीडिएट करेक्शंस होते हैं और ये हमेशा मार्केट में होते रहते हैं। आप देखें कि जिस तरह से छवि, मतलब जो चित्र बनकर उभर रहा है निफ्टी के ऊपर, वो थोड़ा सा डरावना है। अगर निफ्टी में कहूँ कि 24,700 के नीचे अगर डिसाइसिवली बंद हो जाता है तो एक करेक्शन जो कि तकरीबन 1500 पॉइंट और नीचे जा सकता है, उसकी संभावनाओं को बढ़ा देगा काफ़ी। क्योंकि जो चार्ट पर जो इंडिकेशंस आ रहे हैं और जिसे हम कि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं, ऑल दो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, नॉट एग्जैक्टली द सेम वे जैसा कि एकेडमिकली हम पढ़ते हैं, एकदम वैसा नहीं है, बट लेकिन उस तरह से बनती मिलती जुलती छवि बनकर उभर रही है। जो कि 27,000 24,700 के नीचे अगर जाता है तो उसको कंफर्म करेंगे और उस केस में तकरीबन 1500 पॉइंट और निफ्टी जाने के आसार बनते हैं। और इस तमाम चीज़ों के बीच में अगर आप देखें तो एफआईआई की बिकवाली, बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट के संकेत मिल रहे थे कि शायद अगली पॉलिसी में, जैसा कि उन्होंने स्टैंस चेंज किया आरबीआई ने कि अगली पॉलिसी में शायद इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद सीपीआई के जो नंबर्स आए, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी असमंजस जैसी स्थिति है कि आगे क्या होने वाला है। और नंबर्स अगर खराब आते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि बजाज ऑटो, देखिए बजाज ऑटो की बिक्री, मतलब टू व्हीलर्स की बिक्री में अभी तक कोई जो है गिरावट देखने को नहीं मिली है एज ऑफ नाउ। पैसेंजर व्हीकल्स में ज़रूर गिरावट देखने को मिली है, टू व्हीलर्स में अभी भी है। नतीजे केवल इनके ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी की खराब हुई है। अगर आप देखें नतीजों के लिहाज से बजाज ऑटो में रेवेन्यू इनका जो है, आई थिंक लाइफ टाइम हाई पे रेवेन्यू रहा है, लेकिन 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है इस क्वार्टर में, जो कि तकरीबन 20% रहा करती थी। तो 4% मार्जिन में डेंट हुआ है, जिसके कारण के नतीजों में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिली है। और दैट टू लार्जली जो है हम देख लें मटेरियल कॉस्ट और ये सारी चीज़ें बढ़ने के कारण गिरी हुई है। तो और टैक्स जो है इस क्वार्टर में टैक्स भी ज़्यादा लगा है इनको। और टैक्स में अगर देखें तो 40%, क्योंकि ये तकरीबन हाफ ईयरली टैक्स हुआ है और उसमें टैक्स में शायद इनके ऑब्लिगेशंस बढ़े हैं कभी, तो वो चीज़ों को लेकर थोड़ी सी निराशा देखने को मिली है। बॉटम लाइन ठीक नहीं रहे हैं। तो अभी हम इस टू प्री मेच्योर होगा कहना कि शायद सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। एटलीस्ट ऑटो के जो कि हाई फ्रिक्वेंसी नंबर हर महीने आते हैं, उसमें देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स एक सेगमेंट है जिसमें कि गिरावट देखने को लगातार 2 महीने से मिल रही है।
टू व्हीलर्स में अभी भी नंबर्स अप हैं। कह लें कि और त्योहारी सीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आई थिंक दिवाली के बाद तक रहेगा। तो जी। उसके जो परिणाम होंगे वो दिसंबर क्वार्टर में शायद ज़्यादा रिफ्लेक्ट हों, मुझे लगता है इसमें। ठीक। चलिए, इस बीच कारण ये रहा कि जो उम्मीद की जा रही थी, मैनेजमेंट ने कहा FY25 को लेकर के इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास रहेगी। उम्मीद शायद 8% के आसपास की थी फेस्टिव सीजन को देखते हुए। तो उसके आधार पर लोगों को लग रहा है कि शायद अभी डिमांड को लेकर के थोड़ा सा जो है कंसर्न यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इसके अलावा कुछ एक ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड भी कर दिया है यहाँ पर, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अब जो है यहाँ पर सेल की रेटिंग देखने को मिल रही है, और वो जो है लक्ष्य जो है 9,500 तक के निकल करके आ रहे हैं। MK की तरफ से ऐसा किया गया। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। पहला सवाल रितेश पाटीदार जी का है, जिनका सवाल है MOIL को लेकर के। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, संतोष जी, MOIL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 200 शेयर हैं, 537 पे ले रखे हैं सर, और कह रहे हैं कि सर बहुत लॉस हो रहा है, क्या करूं, एवरेज करूं या फिर लॉन्ग टाइम तक वेट करना चाहिए मुझे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है कि अभी क्या स्ट्रेटजी इनकी होनी चाहिए। अभी अगर हमें ऑयल के शेयर पे नज़र डालें तो जो शेयर है वो करीब करीब 2.25% नीचे 369 ये लेवल सर अभी देखने को मिल रहे हैं, और इनकी खरीद 533 की है। तो ठीक 537, बहुत लॉस हो रहा है सर, अभी क्या करें। तो देखिए, पहले हमेशा आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या निवेशक हैं या फिर आप एक ट्रेडर हैं। और कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर के साथ डायकॉटमी होती है कि अगर वो फंस गया अगर लेके ऊपरी भाव पे, तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले ये डिसाइड कर लें कि आप क्या हैं। और निवेशक अगर हैं तो मुझे लगता है कि ये गिरे हुए जो भाव हैं निवेशक के लिए अपॉर्चुनिटी का एक मौका होता है। और जैसे कि नंबर्स कुल मैं देख रहा था इसमें, जिस तरह से कंपनी ने कैपेसिटी एडिशंस किए हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर अर्निंग्स जो है मैं वो सारी चीज़ें दर्शाएगा। और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, बहुत महंगा नहीं है स्टॉक। 20 टाइम्स जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। 12% रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के आसपास है। कंपनी डेट फ्री है कंपनी। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, या फिर निचले भाव पे थोड़ा और इसमें एडिशन करने की सलाह होगी। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो एकदम स्टॉप लॉस 5% से ज़्यादा न दें किसी भी ट्रेड में। और अगर आप निवेशक हैं तो थोड़ा ही लें जब आपको लेना है, और थोड़ा रूम रखें कि आप नीचे भी ले सकें। ठीक सर। इस बीच अगले दर्शक सनी ट्यूटोरियल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और ये जानना चाह रहे हैं वेदांता के बारे में सर। कह रहे हैं काफ़ी लॉस हो रहा है। इन्होंने प्राइस तो अपना नहीं लिखा हुआ है, किस भाव पे लिए हुए हैं। सर कल हमने देखा कि जो चाइना के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिला, और 4 ट्रिलियन युआन के आसपास वो इन्वेस्टमेंट की योजना है उनकी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। लेकिन उसका असर मेटल पैक में जो उम्मीद की जा रही थी वैसा देखने को नहीं मिला। एल्यूमिनियम की बात छोड़ दें, अगर उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन वेदांता में दबाव है, टाटा स्टील, सेल, इन 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। वेदांता पे इनका प्रश्न है, और टाटा स्टील और सेल पे भी आपका रुख जानना चाहेंगे कि यहाँ पर दबाव के क्या कारण हैं, और क्या अभी ये दबाव और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वेदांता से शुरू करते हैं, 478 का भाव सर। देखिए, मेटल पैक में वेदांता को तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि कुछ रीजंस हैं उसके पीछे जिसके कारण कि मैं स्टॉक को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर अदर दैन वेदांता की अगर बात कर लें, और वेदांता एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसके अंदर ऑयल भी है, और इसमें माइंस भी हैं, प्लस इसके जो है मेटल के कारोबार हैं, कॉपर भी है। तो बहुत ही जो है एक मिक्स सेटअप बिजनेस है, तो आपको उस तरह से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर प्योर प्ले में जाना है मेटल में, और जो कि मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में मेटल एक प्ले रहना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने के काफ़ी संकेत दे रहे हैं। आप देखें कि यूएस में इंटरेस्ट रेट घटे हैं, और हमारे यहाँ भी इस बार आरबीआई पॉलिसी में स्टैंस को न्यूट्रल किया गया है अकोमोडेटिव से। इसका मतलब है कि जब कभी भी रेट कट होते हैं उसके पहले न्यूट्रल स्टैंस पे आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रेट कट होता है। रेट कट साइकिल मेटल्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसे रियल एस्टेट जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़े पैसे लगते हैं, और वो एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो है हाउसेज और जो है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम होता है, जिसके कारण की काफ़ी चीज़ें बढ़ती हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मेटल एज ए होल अच्छा रहेगा। अगर बड़ी कंपनियों में देखना है तो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर को देखना चाहिए। और छोटी और मझोली कंपनियों की तरफ अगर लगता है तो मुझे लगता है कि श्याम स्टील जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली शेयर पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक अतुल नेगी जी ने सवाल भेजा है BEML को लेकर के। कह रहे हैं कि BEML को लेके रखा हुआ है 320 पे, अभी 240 पे आ गया है, क्या करना चाहिए? कल BEML पे काफ़ी अच्छी खबर थी सर, बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था मेट्रो को लेकर के, मेट्रो को नहीं, रेल को लेकर के 8 कोचेज़ इनको बनाने होंगे। और BEML पे इन्होंने शायद शेयर इन्होंने शायद गलत बता दिया क्या? क्योंकि इन्होंने जो हमें भाव भेजा हुआ है वो इन्होंने भेजा हुआ है BEML लैंड एंड एसेट ले रखा है 320 पे, अभी 240 पे आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इनके पास कोई और शेयर है जिसकी वजह से BEML लैंड एंड एसेट के शेयर ले रखे हैं, माफ़ कीजिएगा, और वो जो है 240 के आसपास चल रहा है सर। और इनकी ख़रीद का भाव जो है वो है 320 के आसपास। BEML लैंड एंड एसेट पे क्या सलाह रहेगी सर आपकी? और अभी जो है 240-50 के आसपास चलता हुआ, पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो 6-7% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, BML लैंड एसेट तो मैंने क्लियरली देखा नहीं है ठीक से कि इसमें जी कितनी लैंड है, उस लैंड की क्या वैल्यू है और फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती हैं। तो हमेशा जब कभी भी एनालाइज करें ऐसी कंपनियों को तो ये देखना जरूरी है कि कितना बड़ा लैंड बैंक है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट उस पर बन सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन उसी हिसाब से कंपनियों के बनते हैं। 1000 करोड़ के करीब का वैल्यूएशन है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो लॉस में है कंपनी। 3 साढ़े 3 करोड़ का लॉस है कंपनी को। बैलेंस शीट में जो एसेट दिख रही है उसमें टोटल जो है 9.62 करोड़ की एसेट दिख रही है, बट एक्चुअल में लैंड पार्सल कितना बड़ा है, करंट मार्केट जो है उस लैंड पार्सल का कितना होगा, ये चीज़ें चूंकि मैंने देखी नहीं है तो मैं टिप्पणी करना मेरे लिए थोड़ी सी ठीक मुश्किल सर, होगी। कोई बात नहीं। लेकिन अगर चार्ट को देख लेंगे तो एक रेंज में है। निचले स्तरों पर अगर आप देख रहे हैं 225 और ऊपरी स्तरों पे 340, तो इसके रेंज में ट्रेड हो रहा है स्टॉक। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस बीच मोहम्मद फरहान साहब जुड़ चुके हैं। फरहान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं कैसे हैं, बताना कहाँ से चाहता बोल हूँ रहे हैं कि फरहान साहब? मैं बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। कहाँ से सर, आवाज़ कट गई आपकी। और हाँ, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। अच्छा ओला अच्छा। में मेरा 250 शेयर है जो 99 के प्राइस में हम खरीदे थे। जी, तो उसको हम होल्ड करें कि सेल करें, क्या करें, ये कंफ्यूजन है कि ओला का बहुत सारा शिकायतें सुन रहे हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं वैसे? आप क्या, आपने जब लिया था तब क्या सोच के लिया था? हम तो होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे, लेकिन इसके जो रीजन सुन रहे हैं, इसका रीजन से जो थोड़ा मन ही कर रहा है। बात तो सही है, दुविधा वाली स्थिति है। और जब ये लिस्ट हुआ था तब भी बहुत लोगों ने काफ़ी ऊपर के लेवल पे लिया। अच्छी बात ये कि आपने 100 के नीचे लिया हुआ है, 99 पे, अब 88 पे आ गया है, 10-11 रुपए के अभी भी आप लेकिन नुकसान पे हैं, 1-1.25% नीचे। शिकायतें हुई हैं और ये बात सही है, और उसके चलते जो उसके बाद से ही दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओला में सर 88 पे आ गया है, ये वैल्यूएशन ठीक है क्या? एवरेज करना चाहिए इनको या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू है, होल्ड करना चाहिए, या एक बार के लिए आपको लगता है कि एग्जिट कर लें? लेकिन काफ़ी टूट तो गया है सर, और नीचे जाएगा क्या यहाँ से? देखिए, ओला के जब आईपीओ आ रहे थे तो भी हमने नेगेटिव ही कहा था इसके बारे में, क्योंकि कंपनी के पास जो है काफ़ी कैश बर्न करती है कंपनी, और लगातार जो है जब से इनके नंबर्स दिख रहे हैं 2021 के बाद से इनके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी 200 करोड़ का लॉस 2021 में था, जो बढ़कर तकरीबन 1584 करोड़ का लॉस हो चुका है। इस साल हुआ है केवल। तो जहाँ कंपनियां इस तरह से काम करती हैं कि लॉस पे जो है अपने बिजनेस को बिल्ड कर कर एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को ढूंढती हैं, मैं जो है ऐसी कंपनियों की तरफ बहुत कम देखता हूँ कि यहाँ पर कैश फ्लो बन जाएगा। और आप देखें कि टू व्हीलर जो एक्टिव जो है स्पेस, जहाँ पर ईवी स्पेस है, काफ़ी क्राउडेड हो चुका है, काफ़ी कंपनियां हैं वहाँ पर। जी। तो मुझे लगता है कि वो स्पेस मैं एकदम अवॉइड कर रहा हूँ। इस स्पेस में मेरे को कुछ करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें जल्द से जल्द आपको निकलने की भी सोचनी चाहिए। हम लोगों ने पहले भी बात कही थी इसकी, लेकिन मार्केट उस समय बहुत बुल था, काफ़ी एग्जूबरेंटली लिस्टिंग अच्छी हुई थी। लेकिन बाद में फंडामेंटल पर आपको जाना ही पड़ता है। मुझे ठीक, लगता है कि मार्केट अब उसी चीज़ को देख रहा है। निकल जाइए सर। 10-11 रुपए का लॉस हो रहा है, मान लीजिए 2,500, 2,600, 2,700 का लॉस है। निकल जाइए एक बार के लिए, इसके कंपनसेट हम लोग कहीं और किसी और शेयर में किया जाएगा।
यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लंबा वेट भी करें आप और उस तरह के रिटर्न भी ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। नमन नायक जी का सवाल लेते हैं। नमन जी कह रहे हैं कि इन्होंने एचएल के शेयर ले रखे हैं और इन्होंने 4581 रुपये पर ये शेयर खरीदे हुए हैं। लंबी अवधि का नज़रिया है, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सर कुछ माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ख़ास तौर से जो डिफेंस शेयर हैं उनके लिए? क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में बीच बीच में खबरें भी रहीं और उन खबरों का असर पॉजिटिव देखने को मिला है और ये शेयर कल जो है अच्छा मोमेंटम में था, 2 दिन अच्छी तेज़ी दिखाई है इसने रिकवरी लोअर लेवल से। आज ज़रूर दबाव है, 2% नीचे 4555 का लेवल देखने को मिल रहा है। इनको ज़्यादा नुकसान नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास है। 4581 पे इन्होंने लिया हुआ है और 4555 चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? पहले तो अचल पर, और अचल पर टिप्पणी के बाद थोड़ा सा डिफेंस स्टॉक पे चर्चा करेंगे जी। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मुझे लगता है कि डिफेंस की एक लीडिंग कंपनी है जहां पर कि अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देखें पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, तो पूरी सरकार जो है, कोई भी सरकार अपने डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने की बात सोचती है। और मुझे लगता है कि उसमें इंडिया काफ़ी बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमी हैं और रक्षा के जितने भी जो है उपकरण हैं उसको जो इंडिजिनियसली मतलब होम ग्रोन बनाने की बात कह रही है सरकार। और उसमें अगर आप देखें पर्टिकुलर इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए कंपनी बोल रही है कि एनुअली केपेक्स पर एक्सपेंड करेगी कंपनी। और इनके ऑर्डर बुक्स में अगर देखें तो 94,000 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक है, और जो कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक कह रहे हैं कि 1,20,000 करोड़ के करीब का हो जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है और आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी मुझे लगता है कि और वैल्यूएशन भी काफ़ी रिजनेबल है, 37 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है कंपनी। तो मुझे लगता है कि एक मौजूदा स्तर पर अगर आपके पास है एकदम होल्ड करें, अगर कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो डेफिनेटली इसको और ऐड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जिनके पास ऊपर के लेवल पे हैं अभी होल्ड करना चाहिए ना सर? एकदम होल्ड करें। होल्ड करें। चलिए जरा आप डिफेंस कंपनियों पे, जैसा मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी सी बातचीत करेंगे, पहले जरा कंपनियों की जरा वैल्यूएशन देख लेते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ यहाँ पर ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि सर एचएल पे बात आपने कर ली है, लेकिन अस्त्र माइक्रोवेव की बात करें तो करीब 2372 करोड़ रुपए की जो है इनकी ऑर्डर बुक है, 58 के पी पे चल रहा है। इसके अलावा बात करें अगर बीडीएल की तो ये 75 के पी पर है, 23,675 के आसपास की ऑर्डर बुक है। बीएल जो है 76,448 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। बीएमएल में अगर हम देखें तो 14,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक यहाँ पर मौजूद है, ये 56 के पी पे चल रहा है। इसके अलावा मझगांव डॉक 34,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक करीब करीब 35,000 की है और यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 37 के पी के आसपास ये कर चल रहा है। एचएल और मझगांव डॉक ये खास तौर से इन दो कंपनियों के पी जो है वो आसपास ही नज़र आ रहे हैं, बाकी की थोड़े से ज़्यादा हैं, खास तौर से पारस डिफेंस हो, अस्त्र माइक्रोवेव हो। लेकिन अगर सर इसके अलावा जरा एक बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जरा दिखा दीजिए, नतीजे किस तरह के रह सकते हैं? अस्त्र माइक्रोवेव की का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव रहने की अनुमान है। बीडीएल की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो वाई नेगेटिव रहने का अनुमान है। बीएल की प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव रहने की अनुमान है। बीएमएल का नेगेटिव रहने का अनुमान है, घटने की उम्मीद अनुमान है, ये आपको बता दें। इसके अलावा एचएल में 9.25% के आसपास बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मझगांव डॉक की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 47% के आसपास इजाफा यहाँ पर हो सकता है। पारस डिफेंस में 8% का इजाफा मुनाफे में हो सकता है। Q1Q में घटने की जो है स्थिति जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। सर बीईएल, बीडीएल और मझगांव डॉक जैसी कंपनियां, और अगर इनके साथ साथ अगर आप कोचिन पे बोल दें, क्योंकि इसका जो है ओएफएस आज से खुल गया है, इसमें उसका नाम नहीं शामिल है, लेकिन आपकी टिप्पणी ये 2-3-4 शेयरों पे जानना चाहेंगे सर। तो देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी लिस्ट में नाम लिया है आपने, शिपिंग में मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैज़गांव डॉक की जैसे आपने बात की, क्योंकि लार्जेस्ट कंपनी है पूरे क्षेत्र में, और अगर पैकिंग ऑर्डर देखेंगे कि पूरे शिपिंग कंपनीज में मैं जो देखता हूँ उसमें एक मौजूदा स्तर पर अगर आप देखें तो मैज़गांव डॉक, उसके बाद जीआर शिपिंग जो है, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग कंपनी जो है वो, और उसके बाद कोचिन शिपयार्ड पैकिंग जी ऑर्डर में है कि अगर आपको जी। देखने हैं तो। और अगर मझगांव डॉक पहला जीआर शिपिंग, और उसके बाद से तीसरी कंपनी सर आपने बताई कौन सी?
कोचिन शिपयार्ड, तो कोचिन जीआर शिपयार्ड, मतलब वो है गार्डन गार्डन रिच। बिल्कुल बिल्कुल, जी शिपिंग हाँ, नहीं है, गार्डन शिप रिच शिप बिल्डिंग। बिल्डर्स, जी बिल्कुल बिल्कुल, शिप जी सर। बिल्डिंग, हाँ। जी। तो ये तीन कंपनियां हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बता रहा था कि आप देखें कि इंडिजिनियसली जो है सारी चीजें तैयार करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, और उसमें काफी ऑर्डर इनको, अब तो इनको पड़ोसी देशों से भी मतलब, या फिर जो छोटे छोटे देश हैं उनसे भी ऑर्डर मिल रहे हैं इनको। जी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियां काफी अच्छा करेंगी। और जरूर ये होता है कि आपके लाइफ साइकिल में कभी कभी कोई क्वार्टर खराब नतीजे आते हैं, और लास्ट क्वार्टर जो नतीजे आए थे जितने भी डिफेंस की कंपनियां थी या फिर रेलवे स्टॉक थे, उसमें अब हमने निचले स्तरों पर देखा कि उसमें प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू थोड़े कम आए हैं, जिसके कारण कि इसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी बिल्टअप हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर अलाइन करना है तो एचएएल मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगर आप देखें मैसगॉन डॉक है, फिर आप देखें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीईएल है, थोड़ा सा महंगा है तो थोड़ा लें, या घटने पे आपको देखना चाहिए स्टॉक्स को। ठीक। तो ये डिफेंस कंपनियों पे राय है। और सर डिफेंस में जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, चाहे वो कोचिन हो, कोचिन पे आपने कोई बात नहीं की, कोचिन पे अगर फंसे हुए हैं या फिर ओएफएस आया हुआ है, तो और क्या इस ऑफिस में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ओवरऑल डिफेंस में जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, उनको अभी क्या वेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, डिफेंस में जैसे मैंने बताया कि तीन कंपनियां ही मैं देख रहा हूँ। अगर उसमें आप ऊपर लेवल के पर फंसे हैं, जैसे जी। कि एचएएल या मैसगॉन डॉक या फिर बीईएल, तब तो आपको एवरेज करने की सलाह होगी। अदरवाइज दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं, मैं तो कहूँगा नहीं कि आप एवरेज मत वहाँ पे मत करना। लेकिन अगर बढ़ जाता है तब आपको निकलने की सलाह होगी, क्योंकि आपको राइटली अलाइन करना है अपने पोर्टफोलियो को, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ पर। कोचिन के ऑफिस को अवॉइड करें सर? देखिए, थोड़ा महंगा जरूर है स्टॉक का, और उसमें करेक्शन भी ऊपर से हो गया है। तो देखिए, आपको ओएफएस में करना, आपको प्राइस तो स्टॉक मिल रहा है बाजार में, बाजार से भी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको ओएफएस में ही करना चाहिए। बट हाँ, चूंकि जैसा मैंने बताया कि पैकिंग ऑर्डर में या फिर वो मेरी चॉइस नहीं है, तो उस तरह से अवॉइड ठीक, कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी के पास, अगली दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक को, प्रीतम जी हैं हमारे साथ। प्रीतम जी को नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार प्रीतम जी, विपुल कहाँ सर से और हैं संतोष आप? सर के सर नमस्कार। क्या कह रहे हैं सर आप? संतोष सर आपको, और विपुल सर आपको भी सर नमस्कार। मैं नमस्कार। कोलकाता से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोलकाता से बोल रहे हैं। चलिए सर, सब भालो? सब भालो। चलिए, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा जो क्वेश्चन है, मैं एलटी फूड्स लिया हुआ था, मेरा जी। 200 एवरेज का है, हम्म। तो 150 शेयर है। तो जी। अभी तो मैं उसमें प्रॉफिट में हूँ। तो अभी उसका मतलब क्या दूरदर्शी का होना चाहिए, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहता कब हूँ। लिया था सर आपने ये? और मेरा तो 6 मंथ से भी ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, 200 पे लिया था आपने? हाँ, 200 का एवरेज था। चलिए, बहुत भाग्यशाली हैं सर आप कि 6 महीने में आपके पैसे डबल हो गए। यहाँ पर तो 6 महीने से शेयर हिल नहीं रहे लोगों के, और लोग परेशान हैं। कम से कम सर, 3। जी 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 जी। सर एक और था सर, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया। हाँ हाँ। उसका भी मेरे पास 450 शेयर थे। जी। तो 67 का एवरेज है। तो उसको तो अभी डाउन जा रहा है, लेकिन उसका क्या हो सकता है, कुछ कितने दिन तक रहना चाहिए थोड़ा? मदरसन सूमी, क्या बताया आपने? पूरा नाम बताइए। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, अच्छा, MSWI। ठीक है सर, ठीक है। मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया पे एक तो आपने ले रखे हैं, और दूसरा पहले तो जिसमें डबल हो रहे हैं पैसे आपके, उस पर राय दे दें। कम से कम दिवाली का टाइम है, प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। सर एलटी फूड्स लिया हुआ है, बहुत सारी घोषणाएं भी हुई सरकार की तरफ से, उसका फ़ायदा एलटी फूड्स को मिलता हुआ दिखाई दिया है। कई चीज़ों में एक्सपोर्ट में रियायत मिली है सरकार की तरफ से। आपकी टिप्पणी क्या होगी? आज भी इस गिरते बाजार में 0.25% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। कहाँ पे इनको जो है अपना मुनाफा बांधना चाहिए? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप एलटी फूड्स पे? और उसके बाद मदरसन सुमी वायरिंग पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले कि इनको काफ़ी बधाई, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टॉक इन्होंने अच्छे स्तर पर लिया है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी कर रही है इन दिनों, और 30% मार्केट शेयर है इंडिया में कंपनी का करीब। मतलब एक बड़ा लायंस पाई रखती है कंपनी। और कंपनी ने काफ़ी मिटिगेट किए हैं अपने, मतलब इन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट बताते हैं कि 90% इनका जो है क्रॉप को में जो रिस्क होती है, जो भी कृषि क्षेत्र में जो रिस्क है उसको हेज कर लेते हैं बाय इंश्योरेंस। तो काफ़ी जो है अपने आप को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने।
और अपनी कैपेसिटी को काफ़ी अच्छा जो है किया है। और दावत जो है काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है कंपनी का। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो लास्ट के तकरीबन 2 से 3 सालों में अपनी पूरी इनकम मतलब प्रॉफिट को डबल कर लिया है कंपनी ने। तो अच्छा है और मुझे लगता है कि आप होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस जरूर कहीं ना कहीं लगाएं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा टपिड है। तो मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस के रूप में अगर आप देखें तो 416 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें बाई क्लोजिंग बेसिस, ताकि जो है आप जो गेन किए हैं वो गिव अप ना कर जाए। दूसरा जो मदरसन सुमी सिस्टम जो सुमी वायरिंग इंडिया है, मुझे लगता है कि मदरसन ग्रुप की अच्छी कंपनी है और मेरी इस पे भी नज़र रहती है इस कंपनी पे, क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। ROE ROCE देखें काफ़ी अच्छे हैं। डेट नहीं है कंपनी पे, सबसे बड़ी चीज़ है कि डेट बर्डन मतलब 269 करोड़ का डेट है केवल कंपनी का। कैश इक्विवेलेंट 268 करोड़ है, मतलब नेट डेट फ्री है कंपनी एक तरह से। रिजनेबल थोड़ा वैल्यूएशन थोड़े से हाई हैं। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से वही कोई सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो आपके जो दर्शक हैं मैं कहूँगा कि उस पर आपको ऐड करना चाहिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये सवाल हमको भेजा गया है प्रेम कुमार जी की तरफ से। कह रहे हैं कि विपुल सर और संतोष सर को नमस्कार, और ये जानना चाह रहे हैं NHPC के बारे में। NHPC के शेयर इन्होंने 110 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। अनवर शेख साहब का सवाल है सुजलॉन के ऊपर, ये इन्होंने लिए हुए हैं 67 के ऊपर। चूँकि आज समय की थोड़ी कमी है इसलिए हम चाहेंगे कि 2-3-4 सवाल एक बार में ही उत्तर मिल जाए। तो सर ये तो बात रही 2 शेयरों की, NHPC और सुजलॉन को लेकर के। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न हमें आया हुआ है। हमारे एक दर्शक ने 100 रुपये भेजे हैं और विजय ब्लॉक के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। टाटा पावर में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं ये 2-4 सालों के लिए। अब क्या करना चाहिए सर? टाटा पावर, सुजलॉन और NHPC, ये 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। एक सेकंड सर, अभिषेक जी से बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक जी नमस्ते। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर हमारा प्रश्न NHPC के ऊपर है। पहले तो सर नमस्कार आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। बड़ी मुश्किल से आपका कांटेक्ट हो पाया है। अरे सर, ये आपका कार्यक्रम है सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर दिल्ली से बात कर रहे हैं हम। दिल्ली से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। देश की राजधानी में आप हैं। हाँ कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम आपको? सर बहुत बढ़िया, काफी समय से हम फॉलो कर रहे हैं। आजकल तो बहुत गिरावट हुई है। हाँ, आज तो काफ़ी दबाव हो गया है। NHPC किस भाव पे लिए हुए हैं सर आपने? सर NHPC पहले 1000 शेयर लिया था हमने 100 पे, उसके बाद हमने एवरेज किया है। अब एवरेज होके 1550 शेयर हो चुके हैं 97 पे। 97 पे एवरेज आ गया है आपका। और अभी सोचा क्या हुआ है, क्या आउटलुक है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 3 से 4 महीने। 3-4 महीने ही, ज्यादा समय भी कर सकते हैं लेकिन कोई ऐसा हाँ issue चलिए नहीं। ठीक है। हालांकि क्योंकि तो शेयर जो है ऑलरेडी 3-4 महीने से ठंडा पड़ा हुआ है, तो अगले 3-4 महीने में रिकवर करेगा कि नहीं वो देखना होगा। सर क्या सलाह रहेगी NHPC को लेकर के? अब अभिषेक जी का भी सवाल है, इसके अलावा जो हमारे दर्शक प्रेम कुमार जी थे उनका भी सवाल, उन्होंने 110 पे ले रखे हैं। इनकी खरीद जो है 100 के नीचे की है। पहले तो NHPC से ही शुरू करते हैं सर। देखिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो है जितनी भी यूटिलिटी कंपनी हैं वहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात है, वहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो सेक्टर को लाभ होगा वो एनर्जी सेक्टर है। क्योंकि इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ती है तो एनर्जी का डिमांड सबसे तेज बढ़ती है, और कोविड के बाद हमने उन सारी चीज़ों को होते हुए देखा है। तो और जो कंपनियां ग्रीन या रिन्यूएबल पर काम कर रही हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है। जितनी भी कंपनियों के नाम आज हम इस एनर्जी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और जितने भी दर्शकों के सवाल हैं वो सारे रिन्यूएबल्स पे हैं या फिर सोलर पे हैं, विंड एनर्जी पे हैं। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी वहीं पर ज़्यादा है। वैल्यूएशन भी रिजनेबल है NHPC का, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट लेकर आएंगे उसमें काफ़ी समय लगता है, PPA बनते हैं सरकार के साथ। तो ये एक लंबी अवधि का नज़रिया रखकर इसमें आपको ट्रेड करना चाहिए, न कि आप इसमें ट्रेडिंग करें। तो मुझे लगता है कि NHPC इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी जो कि इतने बड़े जो है बदलाव की तरफ और रिन्यूएबल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें एक 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 बड़ी कड़ी होगी ये, और उसमें अच्छे गेन हो सकते हैं।
बट आपको 3-4 महीने का नजरिया नहीं, अगर आप 3 से 4 साल रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तीन दूसरी चार साल चीज, का जी। अब जरा सुजलॉन हाँ पे बात कर लेते हैं सर। हाँ सुजलॉन पे हमारे पास कई सारे सवाल आए हैं, लेकिन अभी जो नाम जो है हम ले रहे हैं वो हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम जो है हम लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। सुजलॉन पे अभी क्या करना चाहिए सर? काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर सुजलॉन में फंसी हुई है सर। ये सुजलॉन बराबर हम इस बात की कवायद करते रहे आपके चैनल पर कि महंगा स्टॉक है। पर्सनली डेफिनेटली है, क्योंकि सरकार को इस समझ में आता है कि केवल सोलर पे न जाएं हम, कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। आने वाली जितनी भी नई ऊर्जा जुड़ रही है हमारे जो है कैपेसिटीज़ में, तो उसमें विंड एनर्जी भी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि सुजलॉन के ऑर्डर सेल किए, इवन कंपनी ने भी काफ़ी जद्दोजहद की इनके फाइनेंशियल्स को सुधारने के लिए, बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए, और उस चीज़ का लाभ इनको मिला है। नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन अगेन वैल्यूएशन एक बड़ी चीज़ होती है। 109 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लें। करेक्शन अगर कुछ सब्सटेंशियल होता है, 65-60 के आसपास मिलता है, तो काफ़ी रिजनेबली वैल्यूड होगा, और वहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि इसमें वापस से एंट्री करें। जिनके पास हाई लेवल पे हैं सर, 75, 77, 80, 82 के आसपास, 86 का हाई लगा के आया है, उनको लिए क्या सलाह रहेगी? अभी वेट करना चाहिए? देखिए, अगर हाँ, अगर आपके पास है तो चूंकि स्टोरी प्ले आउट होना बाकी है काफ़ी अभी, और इंडिया में जो है 2030 बहुत बड़ा जो है एक एनर्जी एडिशन होगा, जो अभी हम तकरीबन 450 गीगावाट के करीब हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 700 गीगावाट हो जाएंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आपने अगर ऊपरी भाव पे लिया है, नीचे में जरूर ऐड करें, सब्सटेंशियल करेक्शन होने पे, और होल्ड करके रखें। जी। चलिए, इस बीच सर टाटा पावर को लेकर के जो हमारे पास ब्लॉक जी का सवाल आया था, जिन्होंने 100 रुपये भेजे हैं, फ्रेश एंट्री की बाई करना चाह रहे हैं ये, कि क्या अभी जो है क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? दूसरा, टाटा पावर पे ही हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा हुआ है, और वो उन्होंने टाटा पावर पहले से ले रखा है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी टाटा पावर में बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 26 शेयर ले रखे हैं 440 के भाव पर, सौम्यजीत जी ने। तो उनके लिए, जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए, और टाटा पावर पे आपकी राय, और उसके बाद फिर इरेडा एक और ऐसा शेयर है सर। देखिए, टाटा पावर मुझे लगता है कि अगर काफ़ी बड़ा गेन ऑलरेडी आ चुका है, और आपको ध्यान होगा विपुल जी, हम लोग 250-320 तक, तो मुझे एकदम ध्यान है कि मैंने जो है आपके ही चैनल पर रेकमेंड किया था। ये भी एक जो है ग्रीन की तरफ इन्होंने काफ़ी क्लियर मैंडेट ले रखे हैं कि ग्रीन में कन्वर्ट होना है कंपनी को, और ईपीसी, सोलर ईपीसी में काफ़ी बड़ा प्लेयर है। हर घर जो सौर ऊर्जा की बात सरकार कर रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर ये कंपनी भाग हिस्सा ले रही है, उसका काफ़ी बड़ा लाभ इस कंपनी को मिल रहा है। 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है, थोड़ा महंगा है। मैं कहूँगा कि अगर आपको 400 के आसपास या उसके नीचे मिलता है, तो आई थिंक दैट इज द गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। ठीक सर। बुद्धा सरमन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बजाज ऑटो के नतीजे आए हैं, तो बजाज ऑटो के साथ साथ क्या अब ऑटो पैक के लिए कुछ दिन के लिए ये सेंटिमेंट ख़राब हो गए हैं? 6000 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, 6 महीने का नज़रिया है। ओवरऑल टू व्हीलर पे अब क्या करना चाहिए, खास तौर से बजाज ऑटो के रिजल्ट्स के बाद, जब हम देख रहे हैं कि 2-3 ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से शेयर को डाउनग्रेड किया गया है, तो इसकी जो पीयर कंपनीज़ हैं उन पर अभी क्या व्यू लेना चाहिए, खास तौर से इन दोनों ही शेयरों पे आप बता दीजिए, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, जैसा मैंने बताया कि बजाज ऑटो के नंबर्स खराब नहीं रहे हैं, थोड़े से ऑपरेटिंग बिलो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रहे मार्जिन, हैं जी। हाँ, एक्सपेक्टेशंस के नीचे रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ ध्यान हमेशा रखनी चाहिए कि हम जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको कितना राइड कर चुके हैं, और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, देखें कि कितना बड़ा गेन ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपके देखें पूरे टू व्हीलर क्षेत्र में काफ़ी बड़े गेन पे बैठी हुई है जो है जितनी भी कंपनियां हैं। स्टॉक प्राइस में अच्छे गेन आ चुके हैं, और जहां भी अच्छे गेन आ चुके हैं, इसका मतलब है कि वहां पर स्टोरी प्ले आउट हो चुकी है, और वहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर खराब आने लगे हैं लगातार 2 महीने से, लेकिन और टू व्हीलर्स में अभी तक वो चीज़ें नहीं हुई हैं। अब ये त्योहार का सीजन जा रहा है, ये देखना होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस महीने जो नंबर्स आएंगे वो कैसे रहते हैं। सारी चीज़ें डिपेंड, क्योंकि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी डेटा हैं, बहुत हर महीने डेटा ये आते हैं, जी। उस पर देखना होगा। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पे आपको तो एकदम अवॉइड करना चाहिए। आपने एकदम ऊपर जाकर लिया है, और कभी भी ऊपर जाकर लेते हैं तो 10% से ज़्यादा कभी भी नहीं लीजिए। 100 शेयर लेना है, 10 शेयर ही लें, क्योंकि जब कभी भी कोई चीज़ चल जाती है या घट जाती है, तो बहुत हाई चांसेस है
कि डेटाज काफ़ी चेंज होते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखकर काम करें। अब बजाज ऑटो जिनके पास है, आज तो टूट गया काफ़ी, 10-11% टूट गया, क्या करें वो लोग? देखिए, इवन बजाज ऑटो में भी मैं कहूँगा कि मैं तो कभी भी आप देखें 52 वीक्स हाई पर बहुत ही कम स्टॉक रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि स्टोरी प्ले आउट हो चुकी होती है और कितना रिस्क हो जाता है वहाँ पर। और यही रिस्क दोनों कंपनियों में है, हीरो मोटोकॉर्प बोल लें या बजाज ऑटो का बोल लें। एकदम ऊपर जाकर नंबर थोड़े से खराब आते हैं। देखिए, एक दिन के अंदर बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि बजाज ऑटो जैसे शेयर 10% से ज़्यादा गिरे हों। और ये चीज़ें देखने को तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी आप निकल लें। कभी भी अगर यहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आता है तो निकलना चाहिए। निकलना चाहिए जब भी कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पर आता है। तो ये फिलहाल बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर राय निकल करके आती हुई। अगली कंपनी के ऊपर फटाफट चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अगला सेक्टर सर जरा पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, रेलवे पे अगर आप बात कर लें। जैसे कि हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि IRCT में CTC में क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है। इनका नाम है टेक्निकल क्विज के नाम से अपनी ID बनाई हुई है, लेकिन अगर IRCTC के साथ देखें तो IRFC पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, इरकॉन पे भी टिप्पणी जानना चाहेंगे। रेलवे में अभी पक क्या रहा है? रेलवे में क्या अभी और लंबा वेट करना पड़ेगा और कितना लंबा वेट करना पड़ेगा? देखिए, जितने भी कंपनियों के नाम लिए हैं, मुझे लगता है कि इसमें दो कंपनियां जो कि मेरे रडार पे हैं, वो हैं RVNL है, जो कि आपने नाम नहीं लिया उसका। जी, वो वो है असल में बजिंग के लिए RVNL। रखा हुआ था कि मतलब उसमें खबरें हैं वो चलिए कोई बात नहीं। जी सर, जी सर, जी ठीक है। तो जो मेरी पसंद है इसमें वो RVNL है और IRCTC है, दो है RVNL में। लेकिन मैं बराबर आपके चैनल पर बात करते रहा हूँ कि इन दिनों चूंकि 52 हाई के पास था, तो मैं कहता था इसको ध्यान रखिए, लेना नहीं है अभी। निचले स्तरों पर आपको आना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन एक तो बढ़ गए थे काफ़ी, और अभी भी इवन आफ्टर करेक्शन भी अगर आप देखें 76 टाइम प्राइस टू अर्निंग पे है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि आपको देखना, केवल देखते रहिए। जब घटे, करेक्शन हो, 150 रुपये घटे, तभी आप एंटर करें। दूसरी जो IRCTC जिसकी बात हम कर रहे थे, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इवन RVNL से सस्ता मिलता है, 60 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पे है। प्लेटफॉर्म बिजनेस है सरकार का, और मोनोपोली बिजनेस है। मुझे लगता है कि ये बिजनेस मेरे को अच्छा लगता है। इन स्तरों पे थोड़ा ही लें, निचले स्तरों पर जरूर आपको देखना चाहिए। ठीक। इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि और ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। लिंक को अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने परिवारजनों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लिंक्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये कार्यक्रम जो है वो पहुँच सके। इस बीच रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। रविंद्र जी को नमस्कार। नमस्ते सर। जी सर, बताइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसा सर क्या सवाल मैं है? अंबुजा सीमेंट का शेयर लिया हूँ सर 618 रुपये में। जी, क्या क्या नजरिया है आपका? सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रहूंगा, उसमें और शेयर ऐड कर सकता हूँ क्या? और शेयर ऐड करना चाह रहे हैं महीना अभी? जितना भी। जी 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 जी। अभी इनको 43 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है सर। 575 का भाव, 2.5% नीचे अंबुजा सीमेंट का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 6-7% करेक्ट हुआ है। क्या सलाह रहेगी? पिछले 6 महीनों से सुस्ती यहाँ पर बनी हुई है, एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या एवरेज के लिए 575 का लेवल सही है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लें और 500 के नीचे एवरेज करें, क्योंकि एक बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। और कुछ न्यूज आ रही थी कि शायद इसमें जो है अडानी अपना स्टेक कुछ पेयर कर सकते हैं, सच कुछ न्यूज में कहीं पढ़ रहा था। उसी कारण की थोड़ी गिरावट है, तो मैं कहूँगा कि वेट करें। और निचले स्तरों पर आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इंडिया में, और इंडिया की बड़ी कंपनी है अंबुजा, ACC की जो है पेरेंट कंपनी है, होल्ड करती है उसको। तो मुझे लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है काफ़ी, लेकिन थोड़ा वेट कर कर 500 के आसपास आए तो आप ज़रूर ध्यान रखें। 500 के आसपास आए तभी आप ध्यान रखें। ये फिलहाल नज़रिया फिलहाल आपके लिए निकल करके आता हुआ। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है कार्यक्रम में लेते हैं, और BPCL के ऊपर सर, HPCL, BPCL, IOC, इन तीन में से क्या अच्छा लग रहा है? खासतौर से पिछले 2-3 दिन में जो गिरावट आई है कच्चे तेल के अंदर। अरुण माझी जी ने BPCL को 340 रुपये के भाव पर लिया हुआ है। आपकी राय जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए? इन तीनों में से आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे?
तो देखिए, ये तीनों मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देखें आप, सबसे बड़ी वेलवेदर कंपनी है। और दूसरी जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम, काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं। और इन दिनों जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा उछाल कहीं नहीं हुआ है। एक बाउट जरूर एक रेंज के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसके कारण एक बार बीच में बढ़ा था, लेकिन वापस अब फिर से नीचे की तरफ है। और जब कभी भी क्रूड जो है एक रेंज में या फिर निचले स्तरों पर रहता है, तो इन तमाम जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि ये दोनों कंपनियां रीजनेबली वैल्यूड हैं, तो इन दोनों कंपनी में थोड़े थोड़े शेयर्स जरूर देख सकते हैं लेने। ठीक सर, बजिंग स्टॉक्स की तरफ रुख करें उससे पहले जरा एक छोटा सी टिप्पणी ओरिएंट इलेक्ट्रिक के ऊपर, आपकी ओरिएंट टेक्नोलॉजी के ऊपर। शादाब आलम का सवाल है, 50 शेयर हैं 273 के भाव पर, कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट करें। देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने क्लोज से तो नहीं देखा है इस कंपनी को, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तकरीबन 29 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। नंबर्स के लिहाज से लास्ट के 3 सालों में देखें तो बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। 2022 में 33 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए थे, 23 में 38 करोड़ और 24 में 41 करोड़। तो बहुत ही धीरे धीरे स्टेप्स जो है अप ट्रेंड में है कंपनी के। और आप देख पा रहे हैं कि इनके स्टॉक प्राइस में भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो चूंकि मैं क्लोजली नहीं ट्रैक कर पाता हूँ, नहीं किया है मैंने इसको, तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रीजनेबली वैल्यूड है, लेकिन जब तक अर्निंग किक नहीं मिलती है या फिर फ्यूचर्स में अर्निंग की बात मैंने चूंकि पढ़ा नहीं है, तो बताना मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है। तो मैं अवॉइड करना चाहूँगा।